हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो रंगीन दुनिया हमारे चारों ओर है, हम इसे देख कैसे पाते हैं? या बारिश के बाद आसमान में वो जो खूबसूरत सतरंगी इंद्रधनुष बनता है, वो कहाँ से आता है? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, ये चैप्टर सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ प्रकाश की शानदार यात्रा पर चलते हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत हम सीधे आंख से नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत घटना से, जिसे देखकर हम सब हैरान हो जाते हैं। इंद्रधनुष। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इतने सुंदर रंग आखिर आते कहाँ से हैं? इसका राज प्रकाश के एक अनोखे सफर में छिपा है। देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है सूरज से। जब सूरज से प्रकाश हमारी पृथ्वी की तरफ आता है ना, तो उसे हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। और ये वायुमंडल प्रकाश के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऑब्स्टिकल कोर्स जैसा है, एक बाधा दौड़ जो इसके रास्ते में कई मजेदार मोड़ लेकर आता है। तो इस रेस में पहली रुकावट क्या है? इसे हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब ये क्या होता है? आप ये सोचिए कि हमारा जो वायुमंडल है वो हवा की कई अलग अलग परतों से बना है, बिल्कुल एक प्याज की तरह। कुछ परतें ठंडी और भारी होती हैं, कुछ गर्म और हल्की। जब प्रकाश की किरण एक परत से दूसरी में जाती है तो वो सीधी नहीं चलती, वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। बस प्रकाश के इसी मुड़ने को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, रात में आसमान में तारे तो सबने देखे होंगे, है ना? वो टिमटिमाते क्यों हैं? जी हाँ, इसका जवाब यही वायुमंडलीय अपवर्तन है। असल में तारे हमसे बहुत दूर हैं, तो उनसे जो प्रकाश आता है वो हमारे वायुमंडल की इन हिलती डुलती परतों से गुजरते हुए लगातार मुड़ता रहता है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे की जगह थोड़ी बदल रही है, और बस इसीलिए वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब रेस में आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का सामना होता है हवा में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे कणों से, जैसे धूल या गैस के कण। जब प्रकाश इन नन्हे कणों से टकराता है तो वो एक जगह नहीं रहता, बल्कि चारों दिशाओं में फैल जाता है, या कहिए बिखर जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और यही वो राज है जो हमें बताएगा कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है। हवा के जो छोटे छोटे कण है ना, वो नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ छोटी होती है। तो दिन के समय ये कण नीले रंग को पूरे आसमान में फैला देते हैं, और जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन सूर्यास्त के समय क्या होता है? उस समय सूरज हमसे बहुत दूर क्षितिज पर होता है, तो प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे सफर में ज्यादातर नीला रंग तो रास्ते में ही बिखर जाता है। हम तक सिर्फ लंबी तरंग दैर्ध्य वाला लाल और नारंगी रंग ही पहुंच पाता है, और इसीलिए सूर्यास्त के समय आसमान हमें लाल या नारंगी दिखाई देता है। तो हमने देखा कि हवा प्रकाश के साथ क्या क्या करती है। अब हम ये देखेंगे कि जब यही प्रकाश किसी पारदर्शी चीज जैसे कांच के प्रिज्म या फिर पानी के एक बूंद से गुजरता है, तब क्या होता है? आपको पता है, सूरज की जो सफेद रोशनी हमें दिखती है वो असल में 7 रंगों से मिलकर बनी है। जब ये सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो जादू की तरह अपने 7 रंगों में टूट जाती है। प्रकाश की इस घटना को, यानी सफेद प्रकाश का अपने 7 रंगों में बट जाना, इसे हम विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। ये परिभाषा एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो रंगों का खूबसूरत बैंड आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। इन रंगों को क्रम में याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है विबग्योर। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है? अब आप समझ गए होंगे, असल में बारिश के बाद हवा में पानी की जो लाखों छोटे छोटे बूंदें रह जाती हैं, वो एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों के अंदर जाती है तो पहले उसका अपवर्तन और विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर से अपवर्तन होकर जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो 7 रंगों का सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो लीजिए, प्रकाश ने वायुमंडल और पानी की बूंदों का लंबा सफर तय कर लिया,
और अब वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने वाला है, हमारी अपनी आंखें, जो दुनिया के किसी भी बेहतरीन कैमरे से कम नहीं हैं। चलिए अब जरा आँख के जरूरी हिस्सों को समझते हैं। प्रकाश सबसे पहले बाहरी परत कॉर्निया से अंदर आता है, फिर उसके पीछे मौजूद आइरिस पुतली के साइज को कंट्रोल करता है ताकि सही मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके। फिर आता है हमारा आई लेंस, जो इस प्रकाश को आँख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर फोकस करता है, जहाँ तस्वीर बनती है। देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये एग्जाम में 3 से 5 नंबर का सवाल बनकर आ सकता है, तो इसकी और इसके सभी भागों के नाम की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। हमारे आँख के लेंस के पास एक सुपर पावर है, इसे कहते हैं समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा लेंस अपनी फोकल लेंथ को जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। जब हम पास की चीज देखते हैं तो ये मोटा हो जाता है, और जब दूर की चीज देखते हैं तो पतला। इसी कमाल की क्षमता की वजह से हम पास रखी किताब और दूर के तारे दोनों को साफ साफ देख पाते हैं। ये परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्वस्थ आंख कितनी पास और कितनी दूर तक साफ देख सकती है? तो देखिए, वो सबसे कम दूरी जहां तक हम बिना किसी जोर के आराम से पढ़ सकते हैं वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। इसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु वो है अनंत, मतलब हम चांद तालों को भी साफ देख सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज एक एक नंबर के सवालों में बहुत पूछी जाती हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। लेकिन कई बार हमारे इस बायोलॉजिकल कैमरे में फोकस करने में कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। तो चलिए अब हम कुछ आम दृष्टि दोषों के बारे में बात करते हैं और ये भी समझते हैं कि चश्मे की मदद से उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 3 दोष हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इसमें पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर का साफ दिखता है पर पास का पढ़ने में मुश्किल होती है। और तीसरा है जरा दूरदृष्टता, जो ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। इसमें होता क्या है कि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय उससे थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती हैं। अब इसे ठीक कैसे करें? हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इन किरणों को थोड़ा सा फैला दे ताकि वो सही जगह यानी रेटिना पर जाकर मिले। और ये काम करता है अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस। अब है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें ठीक उल्टा होता है। पास की चीजों से आने वाली किरणों रेटिना के पीछे जाके फोकस होती हैं। तो अब हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इन किरणों को थोड़ा और मोड़े ताकि वो जल्दी यानी ठीक रेटिना पर फोकस हो जाए। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का। आखिर में है जरा दूरदृष्टिता। ये अक्सर बुजुर्ग लोगों में होता है। उम्र बढ़ने के साथ आंख का लेंस थोड़ा कठोर हो जाता है और उसकी समंजन क्षमता यानी फोकस बदलने की पावर कम हो जाती है। इसके लिए अक्सर बाइफोकल लेंस वाले चश्मे लगते हैं, जिसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं, दूर देखने के लिए भी और पास देखने के लिए भी। चलिए, तो हमने प्रकाश की यात्रा से लेकर आंखों की बनावट और उसकी कमियों तक सब कुछ समझ लिया। अब एक बार फटाफट से इस चैप्टर के उन सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर से अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या क्या करना है। पहला, समंजन क्षमता, विक्षेपण और प्रकीर्णन जैसी परिभाषाएं अच्छे से रट लीजिए। दूसरा, मानव नेत्र और दृष्टि दोषों को ठीक करने वाले किरण आरेख बनाने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत, ये वैल्यूज याद रखिए। और चौथा, आसमान नीला क्यों है या सूर्यास्त लाल क्यों होता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण समझना बहुत जरूरी है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्रकाश के उस अद्भुत सफर को समझा जो हमारी आंखों में आकर पूरा होता है। विज्ञान हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, बल्कि वो हमें दृष्टि के इस कीमती तोहफे की अहमियत भी समझाता है। और इसी के साथ एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि हम नेत्रदान करके देखने का ये तोहफा किसी और को कैसे दे सकते हैं। याद रखिए, विज्ञान पढ़ने का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बनना भी है।